तो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट होता है, मतलब रूल ऑफ हियरिंग का 3 इंग्रेडिएंट है। तुमको पहले हम नोटिस देंगे, मतलब बताएंगे कि तुमसे हमको ये प्रॉब्लम है। फिर तुम आओगी, तुम लोग आओगे, आके अपना साइड रखोगे, जिसको कहते हैं अपना केस प्रेजेंट करना विथ एविडेंस। अपना जो भी बात बोलोगे डेफिनेटली उसके लिए एविडेंस दोगे। और अगर मेरा कोई एविडेंस तुम लोग को रॉन्ग लग रहा है तो उसको तुम लोग ना बोलोगे, रिब्यूट करोगे, मतलब चैलेंज करोगे, अपोज करोगे कि नहीं, ये जो दी है ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो बताना होगा, इसीलिए चैलेंज। रिब्यूट का मतलब अपोज, चैलेंज, सब कुछ। मतलब बोल रहे हो ये गलत दे रही है क्योंकि ये ऐसे गलत है। एडवर्स मतलब अगर हम कोई गलत नेगेटिव एविडेंस दे रहे हैं तो। अब एक वर्ड है क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब अगर रिव्यूट, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको हम लोग 2 चीज से कर सकते हैं। मतलब अगर तुम लोग रिव्यूट कर रहे हो मेरे एविडेंस को, कैसे करोगे? क्रॉस एग्जामिनेशन से। मेरे से फिर सवाल पूछोगे, अगर हम कोई एविडेंस दिए हैं तो तुम लोग उस एविडेंस के ऊपर सवाल पूछोगे। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब उसके लिए फिर सवाल पूछना। लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब लॉयर कैन बी प्रेजेंटेड। लॉयर आएगा, फिर वो मेरे से डिटेल में पूछेगा। फोर्थ है डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस। फिर है स्पीकिंग ऑर्डर्स, फिर फाइनल जजमेंट आ जाए। मतलब एविडेंस लास्ट में, अल्टीमेट एविडेंस आएगा और स्पीकिंग ऑर्डर आएगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब फाइनल जजमेंट। तो इफेक्ट क्या है? अगर नेचुरल जस्टिस फेल हो जाए तो क्या होगा? ये इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल जस्टिस। इफ नॉट फॉलोड नेचुरल जस्टिस इट इज कंसिडर्ड वॉइड। अगर कहीं पर हम लोग देखें कि कोई भी डिसीजन में या कोई भी एक्टिविटी में नेचुरल जस्टिस नहीं है तो उस डिसीजन को वॉइड माना जाता है। जैसे कंगना रनौत के डिसीजन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिसीजन को वॉइड बोला गया था क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस नहीं था। बट एक्सेप्शंस आर देयर। बट वहां पर कुछ एक्सेप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल जस्टिस नहीं है, फिर भी वो वॉइड नहीं माना जाता है। इसका हम लोग केस पढ़ेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन केस ऑफ। कभी कभी किसी किसी चीज में गवर्नमेंट भी लाइबल होता है। जैसे गवर्नमेंट ने गलती किया है, गवर्नमेंट के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट भी लाइबल माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने मेरा घर ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां पे कोई मतलब काम था, गवर्नमेंट का काम था, मेट्रो बनाना था, फ्लाईओवर बनाना था, गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन था, बीच में मेरा घर आ गया। तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा आपका घर हम लोग तोड़ रहे हैं, 2 महीने बाद तोड़ेंगे, पर अभी आपको हम लोग इसके लिए 80 लाख दे देते हैं, आप 80 लाख रुपीज में कहीं और घर खरीद लो या देख लो। मैं 2 महीने में गवर्नमेंट ने मुझे 30 लाख दिया और फिर गवर्नमेंट ने मुझे और रुपया नहीं दिया, और 2 महीना हो गया, गवर्नमेंट ने मेरा घर तोड़ दिया। अभी मेरे पास सिर्फ 30 लाख है और गवर्नमेंट ने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, जो डील किया था उन्होंने वो तोड़ा है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो लायबल। गवर्नमेंट को भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलता है। क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या होता है? जो जिससे मेजर क्वेश्चन आएगा वो बता रही, कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, टॉर्ट से आएगा, डैमेज से आएगा। टॉर्ट्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट कुछ टॉर्शियस एक्टिविटी करता है। टॉर्शियस एक्टिविटी होता है किसी का एक्सीडेंट कर देना, जो हम लोग गलती से कर देते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। जैसे सोचो कोई गवर्नमेंट का ड्राइवर है, पुलिस का कोई ड्राइवर है, उससे बाय मिस्टेक एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, तो ये टॉर्शियस एक्टिविटी है। मतलब वो इंटेंशनली नहीं खून किया था, मर्डर इंटेंशनली नहीं किया था, इसलिए इसे क्राइम नहीं बोल सकते, इसे टॉर्ट बोलते हैं। टॉर्ट हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। टॉर्ट पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक चैप्टर है, उसमें टॉर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम बता रहे हैं वो उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी जो वीडो है, अभी गलती से हुआ जानबूझ के किया वो हम लोग को नहीं पता, बट एक गवर्नमेंट ड्राइवर से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अभी जो उस वर्कर की वीडियो थी, वो वीडियो कोर्ट में गई, क्योंकि वो तो पुलिस का ड्राइवर था, सीधे सीधे जाएंगे बोलेंगे कुछ तो कोई फायदा तो होगा नहीं। वो कोर्ट गई, कोर्ट में वो केस। यहाँ पे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर कोई एक्टिविटी करता है तो भी वो लायबल है, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? सेम चीज, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मेरा कोई चीज डैमेज कर दिया है तो उसे भी लाइबिलिटी चुकाना पड़ेगा, उसे भी मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट कोई भी काम करके बच जाएगा ऐसा कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे ये पोर्शन खत्म होता है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इसे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आता है डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है ये पूरा लिखा हुआ है। एक है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर कि तीन हिस्से में पावर बटा हुआ है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। लेजिस्लेशन था हमारा पार्लियामेंट, हम लोग द चीफ फंक्शन है, यही एनैक्ट करता है लॉ को, ये इसका यही चलाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने फंक्शन का क्या करेगा, क्योंकि एक्ट नहीं बनेगा तो ये लोग तो उसको फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए इट इज द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। until and unless laws are enacted there can be no implementation and application of law। जब तक enact नहीं होगा लॉ बनेगा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जुडिशरी कौन होता है, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट का ही ब्रांच है। ये इंटरप्रेट करता है लॉ को, सेटल करता है डिस्प्यूट को सेटल करता है मतलब कोर्ट। इसलिए इसमें लिखे हैं कि गार्डियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर कोई भी सबऑर्डिनेट छोटा छोटा सारा कोर्ट। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत रिजिड होता है, मतलब जिसके पास जो पावर है उसको वही करना है, दूसरे के मैटर में नहीं जाना है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन पावर इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। जो हम लोग पढ़े थे अब्यूज होता है कभी कभी पावर का, लोग बायस होते हैं, मतलब मैलाफाइड करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करते हैं, तो ये ना हो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा है तो हम जुडिशियल के पास जा सकते हैं। इट विल गार्ड द सोसाइटी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड इररेशनल पावर ऑफ द स्टेट। ये हमें बचाता है कोई भी इररेशनल पावर से। सेपरेशन ऑफ पावर का फिर ये फीचर है कि ईच ऑर्गन शुड हैव डिफरेंट पर्सन इन कैपेसिटी। ईच ऑर्गन मतलब तीन ऑर्गन है ना, जो तीन सेपरेशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसे ऑर्गन कहते हैं। तो इसमें अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग कैपेसिटी है। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में जाकर घुसेगा नहीं। वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज अ फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन। हम दूसरे के में अपना कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सारा इसका मतलब है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के ऊपर पूरा लिखने बोला है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरल, जो उस टाइम हम बोले थे सेम चीज जो उसमें लिखा हुआ था, ऑफ द रोमन लॉ, एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉमन लॉ बट इट इज नॉट कोडिफाइड। कोडिफाइड नहीं है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई सेक्शन या आर्टिकल नहीं है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। Natural justice means to make a sensible and reasonable decision making procedure on a particular issue। नेचुरल जस्टिस के अंदर दो रूल को डाला गया है। पहला है नेमो इंडेक्स इन कॉजा शुआ और ऑडी ऑल्टरम पार्टे। इसका मतलब क्या है वही बताए थे, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। इट इज ऑल्सो नोन एज रूल अगेंस्ट बायस। बायस मीन्स एन एक्ट विच लीड्स टू अनफेयर एक्टिविटी। बायस का मतलब क्या है, कुछ अनफेयर एक्टिविटी करना, चाहे कॉन्शियस होके चाहे अनकॉन्शियस होके, इन रिलेशन टू द पार्टी और अ पर्टिकुलर केस। द नेसेसिटी ऑफ दिस रूल इज टू मेक द जज इम्पार्शियल। इसमें जज इम्पार्शियल हो जाएगा एंड गिवन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। टाइप्स ऑफ बायस, तीन तरीके का बायस है, पर्सनल बायस, पेक्यूनियरी बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस। ऑडी ऑल्टरम पार्टम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ फेयर हियरिंग। इट इंक्लूड्स थ्री लैटिन वर्ड्स दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किसी भी पर्सन को हम लोग पनिश नहीं कर सकते बिना उसको एक बार भी सुने। बोथ पार्टीज शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू प्रेजेंट देमसेल्फ विद देयर रिलेटिव पॉइंट्स। दोनों पार्टी को मिलना चाहिए एंड अ फेयर ट्रायल शुड बी कंडक्टेड। इसका जो तीन पॉइंट था, इंग्रेडिएंट ये सब था, वो मैंने नहीं लिखा है, वो बाद में लिखकर ऐड ऑन करके दूंगी। उसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कहाँ से आया है, चार जगह से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है, स्टैट्यूट से आया है और ऑर्डिनेंस से आता है जो टेम्पोररी हम लोग करते हैं, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आता है।
नेक्स्ट है एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू द टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू द डिसाइडेड केस। बोल रहा है कि अगर कोई टॉर्शियस लाइबिलिटी गवर्नमेंट का होता है तो उसमें स्टेट का क्या लाइबिलिटी होता है। स्टेट लाइबिलिटी रेफर्स टू द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन कमिटेड बाय सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट का पर्सन, गवर्नमेंट का सर्वेंट कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, जैसे पैसा उसने मुझे नहीं दिया था, मेरा बिल्डिंग तोड़ के गवर्नमेंट ने मुझे पैसा नहीं दिया था, तो उसने ओमिशन किया था। और कुछ गलत करना उसको कमीशन बोलते, करना मतलब कमीशन, नहीं करना मतलब ओमिशन। तो ओमिशन करो या कमीशन करो, गवर्नमेंट का कोई भी सर्वेंट अगर ये करता है तो उसको स्टेट लाइबिलिटी कहते हैं। इट हैज बीन गवर्न्ड बाय रिटेन और अनरिटेन लॉज। अगर रिटेन है तो वो एक्ट को फॉलो होगा, अगर अनरिटेन है तो जो जजमेंट आएगा कोर्ट से उसके ऊपर होगा। द स्टेट्स लाइबिलिटी फॉर द टॉर्शियस एक्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट नोन एज टॉर्शियस लाइबिलिटी। अगर कोई स्टेट का लाइबिलिटी होता है और स्टेट का मतलब जो टॉर्शियस एक्टिविटी है वो स्टेट के, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट का सर्वेंट ने किया है तो उसे टॉर्शियस लाइबिलिटी कहते हैं। इंडियन लॉ में क्या कहा गया है, द किंग कांट बी ब्लेम्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले किंग सारा डिसीजन लेता था और किसी भी किंग को कभी ब्लेम नहीं किया जाता था। तो एक पुराना मैक्सिम है, मैक्सिम मतलब कहावत है कि किंग को कभी भी किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी सिचुएशन में किंग को ब्लेम नहीं करेंगे। वॉज नेवर एक्नॉलेज इन इंडिया। ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ था। मतलब किंग के टाइम पे नहीं, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कैन बी सूड इन कोर्ट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय। गवर्नमेंट को भी सू कर सकते हैं हम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय ने गलत चीज किया है। Article 300 of Indian Constitution states that in Union of India or Government of India can sue। हमारे 300 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है कि गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, हम लोग उसको सू भी कर सकते हैं और उससे एक ऑर्डिनरी आदमी सू हो भी सकता है। आर्टिकल 300 गेव द राइट टू पीपल टू सू द गवर्नमेंट। हमें ये राइट कहाँ से मिला है, आर्टिकल 300 से, कि हम भी गवर्नमेंट पे सू कर सकते हैं। बट दिस आर्टिकल केम इनटू इफेक्ट इन 1950। पर ये आर्टिकल कब से आया है इफेक्ट में, 1950, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से। इसके लिए केस लॉज था, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें क्लियरली ये बात बोला गया था कि कुछ सोवरेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, कुछ नॉन सोवरेन फंक्शन होता है। सोवरेन फंक्शन होता है जैसे कि डिफेंस, सोचो आर्मी, बहुत सारा आर्मी किसी रीजन से डिफेंस ने कोई गलती की तो उसके लिए डिफेंस को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मतलब हम डिफेंस को सू नहीं कर सकते। अगर कोई आर्म्ड फोर्स ने कुछ किया है तो उसे हम सू नहीं कर सकते हैं। मेंटेनिंग पीस एंड वॉर, जब मेंटेनिंग पीस एंड वॉर के टाइम पे उन लोगों ने हमें कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो हम उन्हें सू नहीं कर सकते, डिप्लोमेसी लोग को हम सू नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ एक्टिविटी भी सोवरेन फंक्शन होता है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट which for which the state is not liable under any provision for any wrongful act of its employee। सोवरेन फंक्शन करने के टाइम, सोवरेन फंक्शन मतलब ये सब करने के टाइम अगर किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट से कोई गलती हो जाती है तो हम उसे सू नहीं कर सकते, मतलब स्टेट इज नॉट लाइबल। पर अगर वो नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहा है तो अगर उससे कोई गलती हुआ है तो हम लोग उसे को सू कर सकते हैं। नॉन सोवरेन फंक्शन क्या होता है, जो सोवरेन फंक्शन नहीं है। मतलब सोचो बीएसएनएल, बीएसएनएल गवर्नमेंट का है टेलीकम्युनिकेशन, वो हमसे कुछ गलत किया, हमारा ज्यादा बिल भेज दिया, कुछ वैसा किया, तो वो भले गवर्नमेंट का है पर ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है, तो हम उसको सू कर सकते हैं। गवर्नमेंट ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट कर दिया है तो हम उसे सू कर सकते हैं। मतलब ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से नहीं होगा। सॉवरेन फंक्शन अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर किसी तरीके का सू नहीं होगा, कोई भी तरह से वो लाइबल नहीं होगा। पर अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शन करता है, मतलब ये सारे काम नहीं कर रहा है, कुछ और गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो वो सू होगा, वो लाइबल होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल था और एक केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। वो विद्यावती का जो अभी हम स्टोरी सुनाए थे कि गवर्नमेंट ड्राइवर था, वो एक्सीडेंटली एक वर्कर को किल कर दिया। जो उस वर्कर की वीडो थी वो कोर्ट में जाकर कंपेंसेशन मांग रही थी। कोर्ट ने स्टेट को लाइबल ठहराया, मतलब बोला स्टेट का लाइबिलिटी है क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने टॉर्शियस एक्ट किया है। तो स्टेट ने ग्रांट किया कि वीडो को कंपेंसेशन मिलना चाहिए।
अच्छा, और ऑर्डिनरी और इक्विटेबल का मतलब क्या है? इस इक्विटेबल रेमेडीज का मतलब ही है रेमेडीज, मतलब रेमेडीज को इसमें इक्विटेबल रेमेडीज कहते हैं। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज से खुद को बचा लेना, रेमेडी। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? पहले इंजंक्शन का मतलब होता है जो हमें कोर्ट से ऑर्डर मिलता है उसे हम इंजंक्शन कहते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोला जाता है कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट, हम कहते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब ही है कि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर क्या देता है, इंजंक्शन क्या देता है? कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के। कोर्ट हमें दो तरीके से ऑर्डर देता है, आपको ये करना होगा या बोलता है आप ये नहीं कर सकते। तो इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी। जब हमें कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऑर्डर पास होता है, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस बाय विच वन हु इज थ्रेटनिंग टू इवेड द राइट्स ऑफ अनदर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो, इंजंक्शन दो तरीके का होता है। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है? समथिंग नॉट टू डू। प्रोहिबिट करना मतलब क्या होता है? कोई चीज के लिए मना करना। जैसे कहीं लिखता है कि फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, मतलब फोटो खींचना मना है। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्डर पास होना जिसमें कोई चीज हमको मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। समथिंग नॉट टू डू, कुछ चीज करने से मना किया गया है। और टू डू इज सेड बिफोर डूइंग, करने के पहले बोल दिया गया है कि आपको ये करना है या नहीं करना है। प्रोहिबिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नहीं करना है। प्रोहिबिट का मतलब है कोई भी चीज को पहले से बोल दिया गया है कि करो या मत करो। एग्जाम्पल, डू नॉट मेक मोर फ्लोर ऑन द बिल्डिंग। जैसे बहुत बार एडमिनिस्ट्रेटिव हमें बोल देता है पहले से कि आपको सिर्फ 3 फ्लोर का ही परमिशन है, कभी भी आप 3 फ्लोर से ऊपर का 4th फ्लोर मत बनाना। तो वो हमें प्रोहिबिट इंजंक्शन दिया है। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मतलब हमें पहले से ऑर्डर मिला हुआ है, करने के पहले ही ऑर्डर मिल गया है कि डोंट मेक 4th फ्लोर। हम लोग का हम लोगों को परमिशन है सिर्फ 3 तल्ले तक बनाने का, तो इट इज प्रोहिबिटेड। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है? कंपल्सरी इंजंक्शन। इन मैंडेटरी इंजंक्शन के बगल में लिख लो कंपल्सरी इंजंक्शन, मतलब कोई कीमत पे करना ही नहीं है। प्रोहिबिटेड क्या होता है? जिसके लिए मना किया गया है। मैंडेटरी होता है कि करना ही नहीं है, कंपल्सरी मना है। इंजंक्शन ऑफ टू टाइप। अगेन इंजंक्शन दो तरीके का है, एक परपीचुअल इंजंक्शन, एक टेम्पोररी इंजंक्शन। परपीचुअल इंजंक्शन होता है हमेशा के लिए मना, कोई चीज का ऑर्डर मिल गया है हमेशा के लिए, मतलब परपीचुअल मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए ऑर्डर है। टेम्पोररी इंजंक्शन मतलब टेम्पोररी मना किया गया है। जैसे दुर्गा पूजा ये सब में टेम्पोररी बोलते हैं कि टेम्पोररी हमें ऑर्डर मिलता है कि हम ये यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, बीच रोड में भी गाड़ी का रास्ता बंद कर दिया जाता है और स्टॉल ये सब लग जाता है, तो वो टेम्पोररी ऑर्डर है मेरे पास। परमानेंट है, परमानेंट बोला गया यहाँ से अपना शॉप हटा दो, परमानेंट बोला गया यहाँ से अपना घर हटा दो। दिस इज परपीचुअल इंजंक्शन। डिक्लेरेटरी एक्शन क्या होता है? द कोर्ट डिक्लेयरिंग राइट्स ऑफ द पार्टी। जब कोर्ट हमें कोई राइट दे देता है ना, कोई हमारे फेवर में कोई राइट दे देता है, तो हम उसे डिक्लेरेटरी एक्शन कहते हैं। एक्शन फॉर डैमेज क्या होता है? इफ एनी इंजरी इज कॉज्ड टू एन इंडिविजुअल बाय wrongful और negligent act by the government servant, the aggrieved party can file a suit for the recovery of damages from the government concerned। जो पीछे डैमेज टॉपिक था उसमें क्या था? डैमेज का मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट का एक रॉन्गफुल एक्ट से, मतलब कुछ उसने गलती की है, या फिर नेग्लिजेंट एक्ट, उसने ध्यान नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, बट उससे मेरा नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट के सर्वेंट से हुआ है, कोई रॉन्गफुल एक्ट या फिर नेग्लिजेंट एक्ट, तो अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है उसको अग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। तो अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाके केस फाइल सूट कर सकता है अपने डैमेज के रिकवरी के लिए, उसका जो भी उसमें नुकसान हो। तो सारा पॉइंट हम लोगों का किया हुआ है, ये अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के ऊपर बोल रहा है। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन के लिए हम लोग ये सारा वर्ड पढ़े थे, मालाफाइड, लिविंग आउट, आर्बिट्ररी, इम्प्रॉपर, ये सारा इस तरह पूरा ये लिख के आना एग्जाम में। एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन, ये पूरा कि हम अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड नहीं जा सकते, हर का अपना स्टैट्यूट लिमिट है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते वरना अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। फिर इसमें बोल रहा है सिविल कोर्ट हैज द पावर टू ग्रांट टेम्पोररी इंजंक्शन। सिविल कोर्ट को ये पावर है कि वो टेम्पोररी इंजंक्शन दे सकता है, टेम्पोररी ऑर्डर दे सकता है, बट फॉर ऑब्टेनिंग द सेम द प्लेंटिफ इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कोर्ट। टेम्पोररी इंजंक्शन आर सच टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम, जब तक जो वो टाइम नहीं आ जाता तब तक हमको उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा।
इट इज ग्रांटेड एज एन इंटरिम मेजर, इंटरिम मतलब बीच में, मिड मेजर, टू प्रिजर्व द स्टेटस को अंटिल द केस इज हर्ड एंड डिसाइडेड। जैसे बोलता है ना कि अभी आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, जब तक केस चल रहा है आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ये टेम्पोररी इंजंक्शन है, टेम्पोररी ऑर्डर है। केस हो जाए फिर आप जा सकते हो, ऐसा नहीं आप जिंदगी में इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते। तो बोल रहा है जब तक केस हर्ड हो ना हो जाए, डिसाइडेड ना हो जाए, तब तक आप नहीं जा सकते। A temporary injunction must be may be granted at any stage of a suit। केस चलने के बीच में कभी भी ये आ सकता है टेम्पोररी इंजंक्शन। तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ऑडी अल्टरम पार्टिम रूल, जो फेयर हियरिंग सबको मिलना चाहिए, इसके ऊपर पूरा है। तो वो आंसर जो मेरा इनकम्प्लीट था उसमें ये पूरा अच्छे से लिख लेना। फिर सेम नेमो इंडेक्स को, ये प्रिंट मिस्टेक है, वो नेमो इंडेक्स होगा, उसको अच्छे से लिख लेना। नेमो ज्यूडेक्स ही होगा, सॉरी, नेमो ज्यूडेक्स है इसको। फिर इसका भी सेम मतलब है कि कोई कभी खुद के केस में जज नहीं बन सकता। फिर पूरा बायसनेस ये सबको समझाना होगा। तीन टाइप का है, पेक्यूनियरी और फिर पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर, ऐसा बायस को एक्सप्लेन करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर है इन्यूमरेट एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो वहां पे हम नहीं बताए थे कि क्या एक्सेप्शन है नेचुरल जस्टिस का, वो ये है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन। इसका मतलब क्या है एक्सेप्शन, अब ये बता दे रहे, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन का मतलब होता है कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ एक्ट को नेशनल जस्टिस से बाहर रखा गया, हमारे स्टैट्यूट ने ही कुछ कुछ चीजों को, जैसे सोवरेन सोवरेन फंक्शन को एक्ट ने, स्टैट्यूट ने ही दूर, मतलब नेशनल जस्टिस के बाहर रखा है। तो कुछ चीजों को स्टैट्यूटरी ही एक्सक्लूशन कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है। फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मतलब अगर कुछ इमरजेंसी कहते हैं बिना गलती बताए, बिना नोटिस भेजे, बिना प्रॉपर बताए तुम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर कोई पुलिस को कोई फिशी लग रहा है अभी ये कोई क्राइम कर देगा, कोई गलती लग रहा है, तो फिर वो इमरजेंसी में उसको अरेस्ट कर सकता है बीच रास्ते में अचानक से। जैसे उसको लग रहा है कि ये कोई टेररिस्ट है, उसको लग रहा है अभी इसका इंटेंशन गलत है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको बिना उसको कुछ बताए, उसको फेयर हियरिंग दिए, उसको इमरजेंसी में अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटेरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। इसका मतलब होता है कि पेंडिंग केस ऑन समवन कैन बी स्टॉप फॉर डूइंग समथिंग। मतलब अगर किसी के ऊपर केस पेंडिंग है, कोई केस चल रहा है, जो भी हम टेम्पोररी इंजंक्शन में बताए थे कि अगर किसी का कोई केस चल रहा है तो उसको कुछ टाइम के लिए बोला जा सकता है कि तुम ये मत करो या ये तुम करो। तो फिर ये नेशनल जस्टिस को हार्म नहीं कर रहा है, किसके फ्रीडम को ले नहीं रहा है। लास्ट एकेडमिक इवैल्यूएशन, अगर कोई बच्चा एग्जाम में लिखता ही नहीं है और उसको फिर फेल कर दिया जाता है, या कोई स्कूल में कोई नहीं, अगर कोई बच्चा कोई स्कूल में किसी बच्चे को मारता है या प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ लेता है या कुछ बहुत ओवर करता है कोई बच्चा, तो उसको स्कूल से तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर मतलब उसमें कोई नेशनल जस्टिस का बात नहीं है। अगर कोई एडमिट कार्ड लेके एग्जाम में नहीं आया, एडमिट कार्ड भूल गया और उसको वो एग्जाम देने के लिए दिया ही नहीं, तो इसमें नेशनल जस्टिस का कोई बात नहीं है कि अरे बच्चा समझ कर ही देने देता एग्जाम, क्यों एग्जाम देने नहीं दिया। यहाँ पे नेशनल जस्टिस नहीं। अगर एकेडमिक इवेल्युएशन, अगर एक बच्चा अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में कहीं खराब हुआ है, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया है, तो उसको फेल कर सकते हैं। वहां नेचुरल जस्टिस का कुछ नहीं है कि अरे बच्चा समझ के इसको पास कर देता, इतने छोटे बच्चे को फेल क्यों किया, ये सब वहां पे नहीं देखते। तो ये है एकेडमिक। तो चार एक्सेप्शन है नेशनल जस्टिस का। पहला स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन, स्टैट्यूट ने ही कुछ चीजों को अलग रखा है। दूसरा इमरजेंसी, इमरजेंसी में कुछ भी अचानक से किया जा सकता है, उसमें नेचुरल जस्टिस नहीं देखेंगे। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, किसी केस के बीच में उसको बोला जा सकता है कि आप ऐसा करो या मत करो। एकेडमिक इवैल्यूएशन, अगर बच्चा एकेडमिक में, स्कूल कॉलेज में कुछ भी चीज का रूल ब्रेक करता है, फेल होता है, या फिर किसी के साथ मिसबिहेव करता है या एडमिट कार्ड भूल जाता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए वहां नेशनल जस्टिस नहीं देखेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर ओवर हो गया है और इसमें नया कुछ भी नहीं है बताने को।